Hey, my YouTube family, welcome back my YouTube channel ज्योति विथ स्टडी। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी, मैं FSO की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने उसके लिए MCQ के प्रैक्टिस सेट मंगाए थे, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अच्छे लगे तो मैं आगे और डालूँगी। मैंने पूरे 30-40 सेट मंगाए हैं इसके। तो ये फर्स्ट ही है जिसका मैंने शुरुआत की थी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पार्ट बी के फर्स्ट यूनिट में दिया है। पारंपरिक भोजन प्राकृतिक भोजन वाला दिया है। इसका टॉपिक है जी, पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नल और भामती के उद्देश्य से किस बात की जानकारी मिलती है? तो भोज्य पदार्थ और सामाजिक महत्व की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में अन्न को क्या कहा गया है? जो कि मैंने ब्रह्मा लगाया, वो देवता लगाया था। इसका सही आंसर है ब्रह्मा। वैदिक काल में किस अनाज को धान्य की संज्ञा दी गई थी? धान नहीं आएगा इसमें, जौ आएगा। सबसे पहले खोजी हुई फसल भी हमारी जौ ही है, इसलिए उसे धान्य कहा जाता था। चौथा है, अन्न से ही प्राण उत्पन्न होते हैं, यह कथन किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पांचवा है, निम्न में से कौन सी परंपरागत भारतीय भोजन विधि प्राकृतिक प्रिजर्वेशन का उदाहरण है? जिसमें मैंने सुखाना लगाया था। सुखाना प्राकृतिक प्रिजर्वेशन तो है, लेकिन उसके साथ परंपरागत भी पूछा है उसमें। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो हम सही आंसर का चुनाव कर सकेंगे। जैसे कि मेरा गलत हुआ था, सुखाना लगाया था, उसमें सही आंसर है अचार बनाना। नमक का उपयोग भोजन को संग्रहित करने में किस विधि के अंतर्गत आता है? परासरण, ऑस्मोसिस। नमक से अपन किसी भी सब्जी, कच्चे फलों में या कच्ची सब्जियों में नमक का उपयोग करते हैं तो उसमें सारा पानी बाहर आ जाता है। तो वो किसका उदाहरण है? परासरण का। प्राचीन काल में मछली संरक्षित करने का सबसे आम तरीका क्या था? तो धूम्रीकरण। अभी भी जैसे कि केरल, तमिलनाडु में जाएंगे या फिर MP के ही जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर मछलियों को सुखाकर बेचा जाता है। जिसको सुखाकर, कौन सा सुखाकर? आगी में सुखाकर उसे बेचा जाता है मार्केटों में। अभी भी कहीं कहीं संडे हाट में, जैसे कि भोपाल और भी जगह पर आदिवासी क्षेत्रों में यह किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान भोजन में क्या परिवर्तन होता है? किण्वन प्रक्रिया क्या होती है? दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसमें। अब है 9th वाला। प्राचीन मिस्रवासी किस भोजन संरक्षण तकनीक का उपयोग करते थे? धूप में सुखाना। प्राचीन में सबसे ज्यादा अचार वो पापड़ बना लिए। आम के चिप्स, जो आम पापड़ रहते हैं, वो सुखाए जाते थे पहले। तो उसको मिस्रवासी या फिर हमारे भारत में ही कहो, भोजन की संरक्षण करने की एक तकनीक थी। किण्वन किसका परंपरागत उदाहरण है? इडली और डोसा। इडली डोसा भी रात में चावल और दाल को फर्मेंट किया जाता है उसमें भी। अब है 11वां नंबर का, पापड़ किस परंपरागत तकनीक से संरक्षित किए जाते थे? सुखाने से। रासायनिक परिरक्षण के बिना भोजन को सुरक्षित रखने की परंपरागत विधि कौन सी है? जिसमें चीनी में रखना सही आंसर है जी। कांच की बोतल में भरना गलत आंसर है इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? चीनी में रखना। जैसे कि मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता था, उसे चीनी में ही रखा जाता था। पारंपरिक भारतीय घरों में खाद्य तेलों में वस्तुएं डालने का क्या उद्देश्य था? खाद्य तेलों में जैसे कि अचार बनाना, उसको संरक्षित रखना, आमों को संरक्षित रखना। अब 14वें नंबर की है, निम्न में से कौन सी विधि भोजन को संरक्षित रखने हेतु ताप नियंत्रण का उपयोग नहीं है? रेफ्रिजरेशन आएगा इसका। ताप नियंत्रण मतलब उबालना भी ताप के अंतर्गत आएगा, धूप में सुखाना भी ताप के अंतर्गत आएगा, और पाश्चराइजेशन भी हीट किया जाता है उसमें भी, लेकिन रेफ्रिजरेशन में नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में किस सामग्री का उपयोग सूखे भोजन को भंडारण हेतु किया जाता था? मिट्टी के बर्तन। पहले तो मिट्टी के बर्तन ही चलते थे, तो सारे भोजन को
मिट्टी के बर्तनों में ही रखा जाता है। टुंडल शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? चावल के लिए। सत्तू किस क्षेत्र का पारंपरिक भोजन है? मैंने राजस्थान लगाया था, जबकि उसका सही आंसर है बिहार। ये सेकंड टॉपिक है हमारा, मध्य प्रदेश और आदिवासी भारत के भोजन, फेमस भोजन उसमें है ये वाला टुंडल वाला उसमें है। सत्तू वाला क्षेत्रीय फूड आएंगे इसमें। प्रोटीन, वसा, लवण का संतुलन किस भोजन में है? खिचड़ी आएगा इसमें, क्योंकि दाल में प्रोटीन रहता है, वसा तेल में बनाते हैं, लवण रहेंगे ना। अब सांडगे किस राज्य का पारंपरिक खाद्य है? असम, महाराष्ट्र का है। मिलान कीजिए इसमें। धूप में सुखाना, अचार में तेल, ऑक्सीजन से सुरक्षा करना, फ्रिज में रखना, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना, नमक डालना, क्रिया को रोकना। नमक डालने से क्या होता है? जल की क्रिया रुक जाती है। फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सकता है। और अचार में तेल डालने से ऑक्सीजन से सुरक्षा मिलती है। किसी भी भोज्य पदार्थ को हम तेल में डाल देते हैं तो उससे ऑक्सीकरण नहीं हो पाता उसका, ठीक है ना। धूप में सुखाने से नमी हट जाती है, जैसे कि चिप्स बनाना, पापड़ बनाना, आम पापड़ बनाना, ये सारी क्रिया इसमें आएंगी। प्रसव के बाद कौन सा भोजन दिया जाता है? तो गोंद के लड्डू दिए जाते हैं। भारत में 22 नंबर का है। भारत में पोषण संबंधी प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? भारत में पोषण संबंधी प्रमुख चुनौतियों के बारे में पूछा गया है इसमें। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, ये तो हमारे यहाँ की कोई चुनौती नहीं है। जबकि आयरन और विटामिन ए की कमी, शहरीकरण में जंक फूड, ये भी हमारे यहाँ की चुनौती है। और खाद्य सुरक्षा कानूनों की अधिकता, ये वाली हमारे यहाँ की चुनौती नहीं है। खाद्य सुरक्षा कानून तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, FSSAI है, ठीक है, FAO है, WHO है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि हमारे खाद्य की सुरक्षा के लिए लागू की गई हैं। तो ये हमारे खाद्य चुनौतियों में नहीं आएगा। मिलेट्स, ज्वार बाजरा का महत्व क्या है? ग्लूटेन रहित पोषक तत्व होते हैं। इनको सुबह नाश्ते में ग्लूटेन नहीं होता, जबकि किसमें रहता है? जो गेहूं के आटे रहता है उसमें ग्लूटेन भर भर के पाया जाता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक भी है। पिठला भाकरी राज्य का व्यंजन है। पिठला भाकरी महाराष्ट्र का व्यंजन है। प्रसूति के समय कौन सा व्यंजन ऊर्जा के लिए उपयुक्त होता है? बाजरे का सीरा, ये राजस्थान की तरफ अधिक चलता है। बैगा जनजाति किस कंदमूल का उपयोग भोजन में करती है? शकरकंद का उपयोग करती है। अब आएगा मध्य प्रदेश में आदिवासी भोजन की विशेषता क्या है? ये स्थानीय और मौसम पर निर्धारित की गई है। वनस्पति व कंदमूल आधारित होती है। रसायन मुक्त जैविक होती है। पश्चिमी फास्ट फूड से आधारित होती है। इसका तीनों सही है। पश्चिमी रसायन मुक्त तो जैविक होगी, लेकिन पश्चिमी फास्ट फूड पर आधारित नहीं होगी। चना बाटी किस आदिवासी क्षेत्र में खाई जाती हैं? तो इसका आंसर है निमाड़ में। मोंडैया पे किससे संबंधित है? तो यह चावल के पानी से संबंधित है। मिलान कीजिए इसमें। बाजरा की खिचड़ी राजस्थान में चलती है। महुआ की रोटी मध्य प्रदेश में चलती है। इडली सांभर तमिलनाडु में चलते हैं। पूड़ी आलू उत्तर प्रदेश का प्रमुख भोजन है। ये चारों सही है इसके। किस आदिवासी समुदाय में साल के पत्ते की प्लेट की तरह उपयोग की जाती है? भील जनजाति करती है। बेसर का अर्थ आदिवासी भोजन क्या है? सरसों की ग्रेवी वाली सब्जी है। लपसी का प्रमुख घटक क्या है? तो गेहूं का दरदरा आटा रहता है उसमें। फूड फोर्टिफिकेशन के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति होगी, सही है इसका आंसर। कुपोषण को रोकथाम होगी, सही है इसका आंसर। स्वाद में वृद्धि होगी, ये भी इसका सही है आंसर, ठीक है ना। और कम लागत में स्वास्थ्य में सुधार होगा, चारों ही सही है इसके। ये रहा इसका आंसर। और हिडन हंगर किसे कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। जो हमारे यहाँ पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, खनिज, विटामिन, वसा, ठीक है ना, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आएंगे। तो हिडन हंगर, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हमारे हिडन हंगर रहते हैं। इसमें हमको पता नहीं चलता कुछ भी चीज़ों का। भारत में शहरीकरण से संतुलित आहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि पर निर्भरता बढ़ी, कृषि पर प्रोसेस्ड फूड की खपत बढ़ी। क्या है हमारा शहरीकरण में संतुलित आहार? क्या है यहाँ पर? कोई संतुलित आहार नहीं चलता शहरीकरण में। फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाए जाते हैं, तो हमारे प्रोसेस्ड फूड की
खपत बढ़ी है, जिसमें क्या रहता है, डिब्बा बंद वाली दाल चावल रहते हैं, रोटी रहती हैं, जो पैकेट में रहती हैं सभी रेडी टू ईट रहता है। मतलब सारा मामला इसमें रेडी टू ईट रहता है। मैगी भी बनी बनाई रहती है, उसमें गर्म पानी डालो और खाओ। ये सारे प्रोसेस्ड फूड में खपत बढ़ी है हमारे यहाँ पर शहरीकरण में, क्योंकि वहाँ पर रोटी सब्जी बनाने से परहेज रहता है, लेडीज़ों को आलस आता है। NFSH 5 के अनुसार 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों की क्या स्थिति है? इसमें उच्च स्तर का कुपोषण देखा गया है। NFSH नेशनल फूड हेल्थ सर्विस जो सिस्टम है हमारे यहाँ, पाँच इसका नंबर है 5 के अनुसार 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों की क्या स्थिति है? उच्च स्तर का कुपोषण देखने को मिला है उसमें। भारत में डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है? कुपोषण होता है, मतलब अधिक कम कुपोषण और अधिक पोषण दोनों इस मामले में आते हैं। कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन है इसका। मध्य प्रदेश में आदिवासी भोजन में पोषण संतुलन होता है। आदिवासी भोजन में पोषण संतुलन होता है, सही है इसका ये वाला। वे अत्यधिक तले हुए आधुनिक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, नहीं करते। जबकि इसमें क्या रहेगा, ये सत्य है और परंतु आर इसकी व्याख्या नहीं करता। संतुलित भोजन की सबसे अधिक समस्या किस देश में देखी गई है? मध्य प्रदेश में देखी गई है। मध्य प्रदेश में संतुलित भोजन नहीं है। भारत में फूड वेस्टेज पर क्या असर पड़ता है? खाद्य भंडारण में वृद्धि होती है। जिसको ये वाला आंसर समझ में ना आए तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से समझा दूंगी। भारत में फूड फोर्टिफिकेशन के मानक किसने तय किए गए हैं? फसाई ने। फूड सेफ्टी फसाई रहेगा इसका। फूड सेफ्टी इसका फुल नेम अथॉरिटी इंडिया तो है, लेकिन इसका एक और समझ में नहीं आ रहा इसका। पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं? पोषण विविधता युक्त आहार, संरक्षित जलापूर्ति, भंडारण तकनीक, केवल कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता, इसमें ये सभी आएगा। आयोडीन युक्त नमक के अनिवार्य क्यों किया गया? क्योंकि जो मिजोरम की जनजातियां थीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है पीछे से। मिजोरम की जो जनजातियां थीं वह आयोडीन युक्त नमक नहीं खाती थी, सॉल्ट रॉक खाती थी। वो सॉल्ट रॉक का प्रयोग करती थी। उसमें ग्वाइटर और मानसिक विकास की समस्या उन लोगों में जो उस जनजाति के लोग थे, वहाँ पर ग्वाइटर की समस्या देखी गई और मानसिक विकास में वृद्धि मतलब क्षमता कम पाई गई थी उन लोगों में। तो मतलब उसमें जांच की गई। जांच के दौरान यह पता चला कि इसमें आयोडीन नमक नहीं है। ये लोग नमक तो खाते हैं, लेकिन आयोडीन और आयरन की मात्रा नहीं है इसमें। तो उसमें जो सरकार ने पहल की गई, तो आयोडीन युक्त नमक अनिवार्य क्यों किया गया? इसका यही कारण यहाँ से निकल के आया है, ग्वाइटर और मानसिक विकास की समस्याओं को रोकना। ठीक है ना। भारत सरकार ने 2021 में किस अनाज को फोर्टिफिकेशन अनिवार्य किया है? किस अनाज को? मक्का को, चावल को किया है फोर्टिफाइज अनाज। इसका चावल का आंसर क्यों आएगा, इसका मक्का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चावल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब खेती भी की जाती है और ज़्यादातर राज्यों में और राज्यों के क्षेत्रों में, जिलों में सभी जगह खाए भी जाते हैं। तो जो कंट्रोल रहती हैं वहाँ पर दाल चावल जो चावल रहते हैं फोर्टिफाइड चावल देने का फैसला किया है सरकार ने, इसीलिए चावल को भी फोर्टिफाइज किया है। F+ लोगो किसके लिए उपयुक्त है? फोर्टिफाइड फूड आइटम के लिए। F+ लोगो अच्छा कभी देखा होगा आपने, जो किंग के ऑयल के पैकेट रहते हैं हमारे यहाँ, मैंने देखा है इस चीज़ को काफ़ी, मतलब इसका गहन उपयोग पहले भी सोचा था ये F+ क्यों लगाया जाता है। पहले मेरे माइंड में बातें चलती रहती थी ये, लेकिन अब मैंने पढ़ा है, समझा है, देखा है, तो मुझे बहुत अच्छे से जानकारी मिली है इस चीज़ की। फोर्टिफाइड फूड आइटम क्या रहता है इसमें देखना, आटे में भी आटे में किया जाता है ये, आटा, चावल, नमक और तेल में किया जाता है सबसे। और MP में तो खासतर से तेल और आटे में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है ये। इसमें आटे में मिलाया जाता है आयोडीन, नहीं आटे में तो नमक में मिलाया जाता है आयोडीन, और आटे में मिलाया जाता है B12 फॉलिक एसिड मिलाया जाता है, और तेल में मिलाया जाता है B12 और विटामिन D की मात्रा से फोर्टिफाइड किया जाता है इसे। WHO के अनुसार विटामिन A की कमी से अधिक प्रभावित करती है
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। विटामिन ए क्या रहता है, कोई बताएगा? कमेंट में बता सकते हैं। विटामिन ए किस बीमारी को इंगित करता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, या फिर इसकी मतलब इसको क्या, इसके लेने से कौन सी बीमारी दूर की जा सकती है, मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। अनाजों में आयरन फोर्टिफिकेशन के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट। मैंने बताया था अनाजों में आयरन किससे रहता है? FeS2 रहता है इसमें, फेरस सल्फेट FeS2 इसका फुल नेम है, इसका फॉर्मूला है FeS2, फेरस सल्फेट रहेगा इसका। डबल फोर्टिफाइड नमक में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? देखिए, सिंगल फोर्टिफाइड रहेगा तो वो सिर्फ आयोडीन अकेला नमक रहेगा, और डबल फोर्टिफाइड में क्या रह जाएगा? आयोडीन प्लस आयरन हो जाएगा। इसमें निम्न किस संगठन में ईट राइट इंडिया अभियान फोर्टिफाइड फूड को जोड़ा गया है? ईट राइट इंडियन अभियान फसाई द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या रहेगा? जो मतलब केटरिंग रहती हैं या फिर जो चौपाल रहते हैं, मार्केट में स्ट्रीट फूड की शॉप रहती हैं, इस पर ईट राइट इंडिया ने ईट राइट इंडिया का टैग दिया है इनको कि स्वच्छता से बनाए, स्वच्छ चीज़ों का यूज़ करें, मतलब पोषण वाली चीज़ों को उपयोग में लाएं। तो ये भारत सरकार का FSI है जी, फसाई, ठीक है, और सभी चीज़ों पे लगा हुआ देखा जाता है। तो गाइस बताइए, ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मैं आगे और जारी रखना चाहूँगी इसे, ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके मेरे द्वारा इससे। तो प्लीज़ बताइए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।